नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, राजनीति विज्ञान। आज हम भारतीय प्रशासन के राजनीतिक पर्यावरण पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो भारतीय प्रशासन को, जिसके अनुरूप भारतीय प्रशासन को संचालित करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण पक्ष प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं और भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के पश्चात संसदीय लोकतंत्र अपनाया, और चूंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संरचना में विविधता भारतीय समाज में पाई जाती रही है, इसलिए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के साथ संघात्मक शासन अपनाया। संसदीय लोकतंत्र इसलिए अपनाया ताकि राष्ट्रीय सरकार में सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, और संघात्मक शासन इसलिए अपनाया ताकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अपने स्तर पर ही सरकार का गठन कर अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार को संचालित किया जा सके। इस प्रकार से संघात्मक शासन अपना करके जहां एक तरफ संविधान निर्माताओं ने देश की विभिन्न क्षेत्रीय, भाषा और जातिगत आकांक्षाओं को अपने स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया, वहीं दूसरी तरफ संसदीय शासन प्रणाली अपना करके देश के विभिन्न हितों को राष्ट्र के शासन में भागीदारी का अवसर देकर राष्ट्र निर्माण का एक अतुलनीय और असंभव प्रयास किया, जो व्यवहारिक रूप से दिखाई पड़ा। और निश्चित रूप से इससे देश को, आज जैसा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से देखते हैं, तो इससे देश को मजबूती भी मिली है। इस प्रकार से भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर जोर देने का काम किया। यहां पर हम ये कहते हैं, चूंकि भारतीय संविधान के द्वारा ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर सरकारें होंगी, अर्थात त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर संघात्मक शासन है और संघ का शासन है, और क्षेत्रीय स्तर पर प्रांतों का शासन है, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था गांव के लिए और नगरीय स्वशासन की व्यवस्था शहर के लिए संविधान निर्माताओं ने इस तरीके की व्यवस्था की। इसके साथ साथ अगर हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को और थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करें, तो इसमें स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, वह निश्चित रूप से संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करती है। उनके अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण संभव नहीं है किसी के द्वारा। यदि है तो वो संक्रमणकालीन व्यवस्था है, और उस संक्रमण काल के समाप्ति के साथ ही वह संक्रमणकालीन व्यवहार जो लागू है वह भी समाप्त हो जाता है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। तमिलनाडु में एक महिला ग्राम प्रधान से जुड़ी हुई घटना है। ये केंद्रीय सरकार के कुछ कर्मचारी रिटायर हुए, जिनके संदर्भ में यह निर्देश हुआ। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया संबंधित गांव में, जिस गांव में महिला प्रधान थी, कि इन्हें उस गांव में भून आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया जाए। डीएम के आदेश के बाद भी महिला प्रधान ने इस बात को खारिज किया, और उन्होंने कहा चूंकि गांव की यह संपत्ति है, इसलिए गांव के पात्र लोगों का ही हक इस संपत्ति पर है। ऐसी स्थिति में डीएम ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उन सभी कर्मचारियों को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया, जिस पर महिला प्रधान हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में वो हार गई, लेकिन डबल बेंच ने यह स्पष्ट निर्णय दिया, चूंकि वह ग्राम सभा की, गांव की भूमि ग्राम सभा की भूमि है और उस पर अधिकार पूर्णतया ग्राम सभा का है, गांव का है। ऐसी स्थिति में गांव से सबसे पहले गांव के जो पात्र हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए, इनका हक बनता है, न कि किसी बाहरी गांव के या किसी सरकारी सेवा से मुक्त हुए किसी व्यक्ति पर हक बनता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिन आकांक्षाओं के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देने के लिए भारतीय संविधान में स्थान प्रदान किया था, उसे व्यवहारिक या उसकी सिद्धि होते हुए स्पष्टता दिखाई देता है। क्योंकि राजनीतिक प्रणाली पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से प्रशासन के पर्यावरण को प्रभावित करती है। जिस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली होगी, निश्चित रूप से प्रशासन को उसके अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। जैसा कि
ब्रिटिश काल में शासन केंद्रीकृत था, ब्रिटिश साम्राज्य हितों के संवर्धन के लिए काम करता था। ऐसी स्थिति में प्रशासन पर्यावरण पर दबाव अर्थात जनमानस पर दबाव बना करके कार्य करता था, न कि उनके लिए काम करता था। लेकिन चूंकि स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो लिखित, निर्मित और कठोर संविधान है, जिसमें भारतीय जनमानस से संबंधित भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक बहुलता से युक्त समाज के सभी हितों को शामिल किया और भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया। अर्थात राज्य का यह उद्देश्य होगा कि वह लोगों के बीच आय की असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई, अर्थात जनता स्वयं अपने यह निर्णय लेगी मतदान के द्वारा नियतकालिक चुनाव में प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, हमारे शासन का संचालन का जिम्मा किसके पास होगा, यह निर्णय करने का अधिकार जनता को दिया गया। इसी के साथ और यह निर्णय करने के अधिकार में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दिया गया, जिसमें मूल संविधान में जिसकी आयु 21 वर्ष थी, लेकिन मताधिकार के विस्तार के लिए 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। इसके साथ साथ ऐसे भी प्रावधान किए गए ताकि जनाकांक्षाओं के विपरीत यदि शासन के द्वारा कोई नीति बनाई जाए और प्रशासन के द्वारा कोई क्रियान्वयन किया जाए तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करके संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी कर दिए, ताकि इन शासन और प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से विरोधी गतिविधियों, विरोधी नीतियों और कार्यक्रमों को संचालित करने का यदि प्रयास किया जाता है तो प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह न्यायालय की शरण ले, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसके साथ साथ हम स्पष्ट करना चाहेंगे मूल अधिकारों का एक विस्तृत भाग उपलब्ध कराया, जिसमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आज वर्तमान समय में भारतीय संविधान के द्वारा 6 मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अधिकारों के क्रियान्वित करने से संबंधित अधिकार है, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान निर्माण के प्रक्रिया में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी समावेश किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बावजूद इसके ये शासन में नीति के निर्माण में निर्देशक सिद्धांत का काम करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए थे, जिसमें भारतीय संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन करके पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इसी के साथ साथ बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, जिसे भारतीय संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21 के तहत प्राथमिक बुनियादी शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। यह शासन का कर्तव्य है कि यह 6 से 14 वर्ष की आयु तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब शासन के दायित्व होते हैं इस तरह के अधिकारों की सिद्धि में सहयोग करना, तो प्रशासन निश्चित रूप से इन अधिकारों की सिद्धि में सहयोग करने की प्रक्रिया के सफलता के लिए काम करता है। वर्तमान समय में कल्याणकारी कार्यों से आगे सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने के साथ उनके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन का जिम्मा शासन और प्रशासन का है। ऐसी स्थिति में जनता की इन आकांक्षाओं को, जनता को सशक्त करने से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन की जिम्मेदारी भी प्रशासन पर आई है। ऐसी स्थिति में प्रशासन पर्यावरण के और अधिक दबाव के तहत जनता के हितों और आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए काम करने के लिए तत्पर होना है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।